नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो शेड्यूल एंड ट्रैवल एरियाज़ है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची, उसके तहत जो है हम लोग जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक उनकी जो है PYQ करने वाले हैं मित्रों। तो इस PYQ में आपको जो है इससे संबंधित जो है सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये इस बार के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मणिपुर जो है उस तरह का क्षेत्र है जहाँ पर ट्रैवल एरियाज़ हैं और ट्रैवल वहाँ पे जो है काफ़ी मात्रा में रहते हैं, ठीक है। और इतनी हिंसा हुई है। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और जो हो रहा है अभी पैरेलल में, अभी वर्तमान में जारी भी है, वहाँ पे लद्दाख में जो है वह 6th शेड्यूल में की मांग की जा रही है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जा रही है कि इस चैप्टर से प्रश्न जो है वो आने ही हैं और इसके तहत कुछ ना कुछ प्रश्न जो है इधर उधर करके घुमा फिरा के पूछे। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। करीब 20 प्रश्न है जिसमें इसको समाहित किया गया है और इसका हम लोग पूरा का पूरा करेंगे अभी। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे अभी तक। अगर नहीं किए हैं तो आप अपनी जो है कर्तव्य निभाइए, नैतिक कर्तव्य निभाइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और ऐसे ही जो है आसान भाषा में समझ जो है वो विकसित करने के लिए आते रहे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखिए, हमारे वीडियो में इधर उधर के टाइम होती नहीं। जो शुरू में हम जो थोड़ा बहुत बोलते हैं वो बोलते हैं, इसके बाद जब क्वेश्चन शुरू हो जाता है तो फिर अंत होता है। इस बीच में हम आपको ना कुछ कहते हैं, ना ऐड डालते हैं, ना कुछ डालते हैं, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को अपने हिसाब से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ त्रुटियां रह जाती होंगी, कहीं कुछ गलती हो जाती होंगी तो आप उनको कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पे से। तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि छोटा में जो है अच्छे से नहीं दिखता, ठीक है। इतना बड़ा चल सकता है, ठीक, चल जाएगा इतना बड़ा। तो पहला कथन कह रहा है कि पहला जो सवाल है वो है, कह रहा है संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के संदर्भ में कथन दिया गया, ठीक है, उससे संबंधित सवाल है। तो इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक कार्यकारी अधिकार संघीय सरकार का होता है, ठीक है। कह रहा है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो शामिल क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक जो है वह कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो संघीय सरकार का होता है, ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं, कह रहा है कि इसके तहत जनजातीय सलाहकारी परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं कि इनके तहत राज्यपाल स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, ठीक है। कह रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची में के तहत कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर दिया है वो दिया है डी। कह रहा है कि कोई भी इसमें सही नहीं है, 1, 2 और 3 तीनों सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, 5वीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक का जो अधिकार है वह संघ का कार्यकारी अधिकार होता है, ठीक है। किंतु 6ठी अनुसूची में के मामले में राज्य सरकार का अधिकार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 5वीं अनुसूची के बारे में तो ये सही है कथन है, लेकिन 6ठी अनुसूची के बारे में ये संघ नहीं होगा, राज्य सरकार होगा, इसलिए ये कथन गलत हो जा रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो कह रहा है वो किस कथन के बारे में कह रहा है? दूसरा कथन। तो इसके तहत कह रहा है जनजातीय सलाहकारी परिषद का गठन किया। तो 6ठी अनुसूची फिर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जबकि 6ठी अनुसूची के तहत राज्यपाल जिला परिषद तथा प्रादेशिक क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है। तो इसलिए दूसरा भी गलत हो जा रहा है क्योंकि 5वीं और 6ठी अनुसूची में अलग अलग है। तो 5वीं के तहत राष्ट्रपति और 6ठी के तहत राज्यपाल के साथ जो है किया जाता है, गठन किया जाता है परिषद का। 6ठी अनुसूची के तहत राज्यपाल को अधिसूचना द्वारा स्वायत्त जिले एवं स्वायत्त क्षेत्र बनाने का अधिकार है, इसलिए कथन 3 जो है वो गलत हो जाती है। कथन 3 में क्या करे? इसके तहत राज्यपाल स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, ठीक है। राज्यपाल स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, नहीं, अधिसूचित नहीं करता है, क्षेत्र बनाने का अधिकार है, ठीक है। अधिसूचना द्वारा जो है राज्यपाल को अधिसूचना द्वारा स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र बनाने का अधिकार है, लेकिन 5वीं अनुसूची के तहत तो नहीं है, 6ठी अनुसूची के तहत है, लेकिन 5वीं और 6ठी दोनों मिला करके पूछ रहा है, तो इसीलिए ये कथन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही है 6ठी के अनुसार।
ठीक है, तो इसलिए डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए समझने वाली बात है, क्योंकि पाँचवीं और छठी दोनों बोल रहा है तो हम किसी एक के माध्यम से नहीं चल सकते हैं। ठीक है, पाँचवीं या छठी बोलता यहाँ पे, यदि या होता तो हम ये कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा उत्तर बदल जाता। ठीक है, चूँकि पाँचवीं और छठी है तो इसीलिए उत्तर जो है वो गलत है। दोनों के तहत सही होना चाहिए। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, ठीक है, पहला कह रहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। तो कह रहा है संविधान की कौन सी अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में जो है वह राज्यों के अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति, तो यहाँ पे एक जाति होगा, एक जनजाति क्षेत्र होगा, ठीक है, के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अभी हम सही गलत नहीं कर रहे हैं, कथन पढ़ रहे हैं से। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तीसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कह रहा है कि वार्षिक रिपोर्ट देता है। चलिए, तो कह रहा है कौन से कथन इसमें सही है। ठीक है, आपको हो सकता है स्पष्ट दिखाई न दिया रहो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है। जो वो फ़ोटो खींचे ना तो वो ठीक से खिंचाया नहीं और हमने देखा नहीं, तो इसी पे काम करते हैं, हम पढ़ दे रहे हैं आपको सही सही। ठीक है, कह रहा है कौन सा कथन इसमें सही है। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर में क्या बताया जा रहा है। तो पहला कथन कह रहा है कि इसमें सही है। ठीक है ना, पहला कथन में है क्या, तो पहला कथन में जो है वो कह रहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों को अनुसूचित जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। तो ये कथन सही है, पहला कथन सही हो जा रहा है। ठीक है, तो किस, हाँ, तो अनुच्छेद 244(1) के तहत संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हमने आपको बताया था कि ATMM, ठीक है, तो ATMM जो है वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। राज्यपाल अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। ठीक है, या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहे तब उसको रिपोर्ट देना होता है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा कथन हमारा क्या था। दूसरा कथन है राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अधिसूचना, ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो ये आयोग नहीं देता है, कौन देता है, तो राज्यपाल देता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन देता है, राज्यपाल रिपोर्ट देता है, आयोग नहीं देता है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सही कौन होगा, 1 और 2 सही है, तो इसीलिए ये उत्तर हो जाएगा। आते हैं अब तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में अनुसूची 6 में है। ठीक है, तो इनका उपबंध किया गया कहाँ पे, तो अनुसूची 6 में कह रहा है कि उपबंध किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि ये जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिले के रूप में प्रशासित किए जाते हैं, जिनकी कार्यपद्धति हेतु जिला परिषद और प्रादेशिक परिषदों का सृजन किया गया है। ठीक, तीसरा कथन कह रहा है कि इन परिषदों को न्यायिक, सिविल और दंडिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, चौथा कह रहा है कि इन परिषदों को भू राजस्व के निर्धारण और संग्रहण की तथा कुछ निर्दिष्ट कर लगाने की भी शक्ति प्राप्त है। तो इसमें चारों के चारों कथन क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 में जो है वह कहाँ किसको किसको रखा गया, अनुच्छेद 6 नहीं, सॉरी, अनुसूचित 6 में जो है वो पूर्वोत्तर के 4 राज्य को रखा गया है। 7 सिस्टर में से कौन कौन, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्तशासी जिलों का गठन किया गया है।
प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिए एक जिला परिषद तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र में अलग अलग प्रादेशिक परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, किया जाता है। वे भूमि, वन, नहर, सामाजिक रूढ़ियों आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं, लेकिन सभी विधियों हेतु राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, तो विधि तो बना लेगा, लेकिन विधि कब लागू होगा? जब राज्यपाल उसको स्वीकृति दे देता है तब। ठीक है, ये परिषदें ग्राम न्यायालयों का गठन भी कर सकती है। इस प्रकार परिषदों को न्यायिक, सिविल और दांडिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। जिला एवं प्रादेशिक परिषदों को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार होता है। वे कुछ विशिष्ट, ठीक है, कर भी लगा सकती है। ठीक है, इसीलिए चारों कथन सही हैं। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे संविधान की 5वीं अनुसूची के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि इस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। ये तो गलत हो जाएगा। अभी हमने पहले वाले प्रश्न में देखा कि अनुसूची 6 में ये व्यवस्था की गई है ना। कह रहे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को इस अनुसूची से संबद्ध क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। कह रहे संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार जो है इस अनुसूची के संबद्ध क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। चलिए अगला कथन पहले पढ़ लेते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह यह निर्देश दे सकेगा कि संसद का उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा, अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा। अपवाद का मतलब यदि उस खास क्षेत्र के लिए बनाया जाता है तो लागू किया जाएगा, अन्यथा नहीं लागू किया जाएगा। ठीक है, ठीक। तो देखिए दूसरा और तीसरा क्या है, सही है ना। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को भिन्न, उसको छोड़ करके बाकी देश में जो है वह क्या अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुसूची 6 में जो है नहीं की गई है उससे। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विधि को उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने से मना कर दे। ठीक है, अपवादों एवं संसाधनों के साथ लागू करने की अनुमति दे सकता है। वो संशोधनों के साथ वह लागू करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, 5वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में नीचे दिए गए पर विचार करना है। ठीक है, तो असम, मेघालय, देखिए 5 कौन सी 6ठी अनुसूची है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है तथा वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, ये भी कथन सही है। जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो तीनों कथन इसमें से सही है। कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक कह रहा है सही नहीं है, एक सही नहीं है। एक सेकंड पढ़ते हैं जरा फिर से। कह रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम ATMM, ठीक है, के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया। ठीक है, तथा वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर है। नहीं, राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं, उसके अंतर्गत ही है, पर वो अपने लिए कानून बना सकता है। ठीक है ना, तो ये कथन इसीलिए गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में गठित स्वशासी जिले संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं है, उसी के अंतर्गत है। ठीक है, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने और इनके क्षेत्रों को बढ़ाने, घटाने, नाम परिवर्तन, सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार है। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हुआ कि ये सेम प्रश्न यहाँ पे था, है ना, का स्टेटमेंट है कि राज्यपाल को है, हमने उसको टिक कर रहा है, ऊपर जो है गलत कर दिया। तो ये ध्यान देना है।
सवाल का जवाब कई बार जो है सवाल में ही छुपा होता है, ठीक है। सवाल का जवाब कई बार सवाल में ही छुपा होता है, तो उसको ध्यान देना है और अच्छे से सवाल को पढ़ना है। चलिए छठे नंबर पे चलते हैं हम लोग। छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्तशासित जिला और प्रादेशिक परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा, ठीक है। तो स्वायत्तशासित जिला और प्रादेशिक परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा, कौन करवाएगा? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है इसका लेखा परीक्षा करवाता है, ठीक है। तो आते हैं सीधे हम लोग। तो स्वायत्तशासित जिला परिषद एवं प्रादेशिक परिषदों की निधि की लेखा परीक्षा भारत के कौन कराएगा? तो CAG करवाएगा, ठीक है। CAG करवाएगा। क्या करवाएगा? की जा सकती है। और लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट किसको? तो राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। तो अनुच्छेद 149 के तहत जो है वह CAG को यह अधिकार दिया गया, शक्ति दिया जा रहा है कि प्रमुख निम्नलिखित हैं, ठीक है। कौन कौन से शक्ति दिया जा रहा है? तो इसके द्वारा भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि, उसके साथ साथ जो है आकस्मिक निधि, ठीक है, के सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है। कैग की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपा जाता है, फिर उसको संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है या विधानमंडल में। यदि विधानसभा में रखा जा रहा है तो विधानमंडल में, ठीक है। और उसके बाद जो है लोक लेखा समिति को भेजा जाता है कैग की रिपोर्ट को जांच करने के लिए। जांच करने के बाद लोक लेखा समिति क्या करती है? उसको निष्कर्ष देती है अपना, ठीक है। तो किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण एवं प्रमाणन करता है। सात नंबर कह रहा है किसी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करना, ठीक है। क्या ये जनजातीय क्षेत्र स्वशासित जिले के रूप में प्रशासित किए जाएंगे। इन जिलों में कुछ विधायी तथा न्यायिक कृत्यों के प्रयोग के लिए जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषदों के सृजन का उपबंध है। राज्यपाल इन परिषदों को कुछ वादों या अपराधों के विचारण की शक्ति भी प्रदान कर सकता है। इन परिषदों को भू राजस्व के निर्धारण व संग्रहण की भी शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्न बनाया गया है कि इन लक्षणों का संबंध जो है वह किन राज्यों से के जनजातीय क्षेत्रों से है। तो ATMM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मणिपुर नहीं है, ठीक है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर से मणिपुर नहीं है, ठीक है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसमें फिर से नागालैंड आ गया था, तो ये गलत, ठीक है। चलिए 8 नंबर पे चलते हैं। कह रहे संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं है। कह रहे इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर नहीं के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास इन क्षेत्रों को व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित करने का अधिकार है, गलत। राज्यपाल के पास है। 5वीं अनुसूची की तरह ही जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान करती है। तो 5वीं अनुसूची में क्या गया है इस तरह का प्रावधान? तो आइए देखते हैं इसको बाद में, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2 और 3, तीनों का तीनों कथन क्या है? गलत हैं, ठीक है। तो कौन से सही नहीं है? तो 1, 2 तो नहीं है, तो तीनों का तीनों उत्तर क्या है? गलत है। 5वीं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये प्रावधान सिर्फ कहाँ पे है? तो छठी अनुसूची में, जो 4 उत्तर पूर्वी राज्य है जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है और असम है, ठीक है। इसका वर्णन किया गया। छठी अनुसूची के अंतर्गत जो प्रशासन की विशेषताएं दी गई हैं, तो हमने कई बार इस विशेषताओं की चर्चा कर ली, एक बार फिर कर लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासित जिलों का गठन किया गया है, ठीक है। लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं है, ठीक है। उस राज्य के कार्यकारी के प्राधिकार के अंदर ही आएगा वो, ठीक ना। इसके बाद कह रहा है कि राज्यपाल को क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने या नाम परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया है। सीमा निर्धारित करने का भी अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अगर स्वशासित जिले विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले के विभिन्न स्वशासित प्रदेशों को विभाजित कर सकता है। सब जनजाति अपने अपने स्वशासित प्रदेश बना सकते हैं, परिषद बना सकते हैं। प्रत्येक स्वशासित जिले के लिए एक परिषद होगी जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब अधिकतम 30 होना चाहिए, 30 से कम हो सकता है, 30 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको शब्द को ध्यान देना है, अनाधिक, ठीक है, द्वारा नामित किए जाएंगे। शेष सदस्य जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितने? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। बशर्ते परिषद को पहले विघटित न कर दिया जाए, ठीक है। और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। प्रत्येक स्वशासित क्षेत्र में अलग अलग प्रादेशिक परिषद भी होता है, ठीक है।
9वें नंबर देखते हैं, कह रहा भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। ठीक है, तो किस लिए किया गया, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है, तो ये तो कथन सही लग रहा है। 2 पढ़ते हैं, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, ये तो कतई नहीं। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, ये भी कतई नहीं। तो पूरे पंचायत में किया जाता ना। सभी सीमावर्ती राज्यों के संरक्षण के लिए, गलत। सीमावर्ती सभी राज्यों में है भी नहीं, तो एक ही क्या हो रहा है, सही दिख रहा है हमको। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके जो है किया गया है। और उसमें कौन कौन से प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। वर्तमान में मुख्य रूप से 10 राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, राजस्थान और तेलंगाना है। इनमें यह उपबंध 5वीं अनुसूची का क्या है, लागू किया गया है। राष्ट्रपति देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर भी घोषित या अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल, सीमाएं, नाम या उसको बदलने का आदेश दे सकता है। ठीक है ना। चलिए, और है इसमें, और है, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वह अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक या जब भी राष्ट्रपति मांग करे रिपोर्ट सौंप देता है। ठीक है, जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करें या फिर कुछ परिवर्तन के साथ लागू करें। ये राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है। 6ठी अनुसूची में किए गए मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, ये हम मुख्य प्रावधान कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भाषा को तोड़ करके लिखा गया है, अधिकतम 30 सदस्य हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक स्वशासी जिले में अधिकतम 30 सदस्यीय एक जिला परिषद होगी। ठीक है, चलिए अब 10वें प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि यह पंचायती राज योजनाओं का विस्तार 5वीं अनुसूची के साथ साथ 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में करता है। ठीक है, यह पंचायती राज योजनाओं का विस्तार जो विस्तार कह रहा है कि 5वीं अनुसूची के साथ साथ 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में करता है। ठीक, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्राम सभा को सशक्त बनाता है। तो पंचायत अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है। तो पंचायत अधिनियम 1996 में ये है। तो दूसरा कथन तो सही लग रहा है कि यह अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्राम सभा को सशक्त बनाता है। ठीक है, सुनिश्चित क्षेत्र में, सॉरी अनुसूचित नहीं, मतलब जहाँ पे ग्राम पंचायत बनाया गया है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत को क्या करेगा, वो सशक्त बनाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन पहला जो है वो कह रहा है कि यह पंचायती राज योजनाओं का विस्तार 5वीं अनुसूची के साथ साथ 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में करता है। नहीं, उसके लिए अलग से स्वशासी नियम है। ठीक है, वो अपना सरकार गठन करते हैं, तो इसीलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो संसद द्वारा जो है वह पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के माध्यम से संविधान के भाग 9, याद रखना है पंचायत किसमें, तो भाग 9 के प्रावधानों का कुछ संशोधनों और छूटों के साथ 5वीं अनुसूची में जो शामिल क्षेत्र हैं उनमें विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 10 राज्यों में जो है 5वीं अनुसूची वर्किंग है। अभी हमने 10 राज्यों का नाम लिया था, फिर से ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। 10 हो गए, हाँ हो गए। ठीक है, देखिए पेशा एक्ट जो है वो पंचायत अधिनियम का एक्ट है ये, कि विशेष रूप से ग्राम सभा को कार्यकारी कार्यों के लिए, उसके निष्पादन के लिए सशक्त बनाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन सही हो जाएंगे। 11वें प्रश्न पे आते हैं। ठीक, देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये है, बिल्कुल है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है।
अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित करनी होगी। ये भी क्या है, सही है। तो अनुसूचित क्षेत्र में जो है वह जनजातीय परिषद, सलाहकार परिषद जो है वह स्थापित करनी होती है। तो ये दोनों कथन ही सही हैं, हमने कई बार चर्चा कर ली है, ठीक है। तो अब इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जाएं। चलिए, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को बनाने का घोषणा है, ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का है। उसको क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, सीमा फेरबदल कर सकती है, ठीक है, हर तरह का परिवर्तन कर सकती हैं, ठीक। संविधान की 5वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 244 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके जो है अनुसूचित क्षेत्र की स्थापना की जा सकती है ना। इसमें स्वशासी है, तो इसमें कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, याद रखना है, इसमें राज्यपाल करेगा। बाकी देश में कहीं भी कुछ होगा तो उसको राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक। जनजातीय सलाहकार समिति परिषद क्या होती है, जरा उसको देखते हैं। ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, जो अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सलाह देती है। इस तरह की परिषदें ऐसे राज्यों में भी गठित की जा सकती हैं जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, ठीक है। ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए दूसरा कथन क्या था हमारा, सही था। 12वें नंबर पे आते हैं। कह रहे जनजाति सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन को चुनना है। कह रहे संविधान की 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो जनजाति सलाहकार परिषद के संदर्भ में कह रहा है, तो 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इस परिषद का गठन केवल उन्हीं राज्यों में किया जा सकता है जहाँ अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये गलत है, अनुसूचित क्षेत्र जहाँ नहीं है वहाँ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कथन सही है। तो केवल एक सही होगा इसमें। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जो है वह संविधान के संबंध में प्रावधान किया गया है, गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि क्या, कि ऐसे प्रत्येक राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु क्षेत्र नहीं है, उसको जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जा सकती है उसमें, ठीक है ना। मतलब हुआ कि देखिए, जिस राज्य में, जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति तो है, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो इस क्षेत्र में भी क्या कर सकती है, वो ऐसा निर्देश दे सकती है कि इसमें जनजातीय सलाहकार परिषद को गठन किया जाएगा, ठीक है ना। 13वें नंबर पे आते हैं। कह रहे संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहे इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये तो सही है, ठीक है, केंद्र की कार्यकारी शक्ति से ये भी दूर नहीं है। राज्यपाल के पास यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम विशेष किसी अनुक्षेत्र में लागू न हो, ठीक है। तो यह राज्यपाल का ये अधिकार क्षेत्र है। तो इसका उत्तर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, और कोई कथन है कि नहीं है। कोई कथन नहीं है तो दोनों कथन सही था ये, ठीक है। और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो संविधान के भाग 10 में जो है अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं, ठीक है। भाग 10, भाग 9 में पंचायत है, ठीक है ना। भाग 10 सही है। तो 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। 5वीं अनुसूची में जो वर्णित है जनजातीय क्षेत्र, उसका प्रशासन कैसे होगा उस पर देखते हैं। तो राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होगा। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों को में भी लागू होगी, ठीक है। परंतु ऐसे क्षेत्र के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है, ठीक है, या जब भी राष्ट्रपति जानना चाहेगा उसको रिपोर्ट दिया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है, ठीक है। राज्य जिनके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र हैं में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है, ठीक है। राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम विशेष अनुसूचित क्षेत्र में लागू न हो
या कुछ परिवर्तन के साथ या अपवादों को लागू करने के साथ लागू कर सकती है। ठीक है, 14वें नंबर पर आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति होती है, तो ये सही है। तो केवल 2 सही है। इसमें काफ़ी चर्चा कर लिया हम, तो आपको यदि लग रहा है कि यहाँ भी चर्चा करना चाहिए तो ऐसा कुछ क्षेत्र है नहीं। ठीक है ना, तो अनुसूचित क्षेत्र जो है ना कोई भी कहलाने लायक हो सकता है जहाँ जनजाति रहती है, निवास करती है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकती है, इसीलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। 15वें नंबर में देखते हैं तो कह रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हो। ये तो गलत हो गया ना, इसी के लिए 6ठी अनुसूची किया गया है। ठीक है, राज्यपाल को राज्य के किसी एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राज्यपाल को राज्य के किसी एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, तो ये कथन सही है। ठीक है, राज्यपाल ऐसा कर सकती है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा, राज्यपाल नहीं कर सकते, राष्ट्रपति कर सकती है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, राष्ट्रपति सिर्फ कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, दोनों के दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तो भाग 10 में अनुच्छेद 244 है और उसके तहत कहा गया है कि प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की है। ठीक है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है और जनजातीय क्षेत्र के रूप में उसको नामित किया गया है। तो 5वीं अनुसूची के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो कथन 1 क्या है, गलत हो जाता है इससे। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, राज्यपाल को नहीं है। ठीक है, 16वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि स्वायत्त जिला परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है, तो गलत है, ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है ना। स्वायत्त परिषदें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान पर निर्भर है। ठीक है, तो ये कथन सही है। तो राज्य अनुदान या केंद्र सरकार क्या करेगा, उसको योजना देगा, अनुदान देगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो उस अनुदान पर निर्भर होती है, या अपना टैक्स भी लगा सकती है स्वायत्त परिषद। ठीक है, तो उत्तर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है इसमें। तो स्वायत्त जिला परिषद क्या है, तो 6ठी अनुसूची में प्रावधान है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के कुछ क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र जिसको स्वायत्त जिले होंगे, जिनमें से प्रत्येक में जिला परिषद होगी। अतः कथन ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, स्वायत्त परिषदें प्रमुख रूप से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए जो है वह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अनुदान पर निर्भर होती हैं। ठीक है, 17 नंबर पे बात करते हैं हम लोग। कह रहे स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे स्वायत्त शासित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों, है ना, निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो पहला क्या है, निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष, तो ये कथन सही है, 5 वर्ष के लिए वो रह सकता है। निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5, अच्छा, ठीक है ना, तो यहाँ भी उसको और अपडेट करके दिया गया है। शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष, निर्वाचन की तारीख से 6 वर्ष, 6 वर्ष तो कहीं है ही नहीं, तो बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची के तहत राज्यपाल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के ऐसे क्षेत्रों के स्वायत्त क्षेत्र के रूप में विभाजित कर सकता है जहां अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिला एवं क्षेत्रीय परिषद जो है के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और परिषद में अधिकतम कितने, तो 30 सदस्य होंगे, जिनमें अधिकतम 4 सदस्य जो है वह राज्यपाल द्वारा नामित होंगे और शेष सदस्य वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होंगे। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल परिषद की पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए धारण करेंगे। तो पहली बैठक से इनकी तारीख शुरू होती है। ठीक, 18वां प्रश्न कह रहा है कि स्वायत्तशासी जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं थोड़ा फिर से।
क्या स्वायत्त शासित जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिनियम का जो निलंबन है और संकल्प का निलंबन उसकी शक्ति किसे तो राज्यपाल को है। राज्यपाल उसमें कुछ भी कर सकता है। कोई कानून यदि परिषद बनाती है तो जब तक राज्यपाल नहीं चाहेगा तब तक वो लागू नहीं हो सकती है। ठीक है ना। और ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अंदेशा होने पर राज्यपाल क्या कर सकती है, जिला परिषदों या प्रादेशिक परिषदों को निलंबित कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में विभाजित कर सकता है जहां विभिन्न अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। साथ ही राज्यपाल इन क्षेत्रों के लिए जिला परिषद एवं प्रादेशिक परिषद का गठन कर सकता है। ये भी याद रखना है। ठीक है। 19वां सवाल सेकेंड लास्ट है। कह रहा है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 338 और 338 ए के तहत किया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के संदर्भ में प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। ठीक है। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 को दे दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। तो 338 में अनुच्छेद क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक। अंतिम प्रश्न पे आते हैं। कह रहे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। ठीक है। तो किस में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, नागालैंड में, उपयुक्त सभी में। तो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा में लागू होते हैं इनमें से। ठीक है। तो इसका संविधान में अनुच्छेद 244(2) और 275(1) से है। ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और व्यस्त रहिए। और आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना नैतिक जिम्मेदारी निभाइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।